हेलो एंड वेलकम टू लेट्स लर्न विद यंग माइंड्स। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हमने टोटल 4 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं और ये नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है और इसमें पूरा लास्ट ही ये पार्ट है। इसके बाद आपका कोई पार्ट नहीं आएगा, मतलब इस पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछले पार्ट्स ना देखे हो तो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, पहला हेडिंग है, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। जो लोग थे, असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगों ने किस तरीके से लिया, लोगों ने क्या किया। जो किसान थे, किसान जो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, उनका इस असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। और इनके साथ ये भी था कि जो इनके लीडर वगैरह, नेता वगैरह, सब इन सबको मना के क्या कर रहे थे, इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। अगर कुछ लोग नहीं भी चाहते थे आंदोलन में भाग लेना तो जबरदस्ती एक तरीके से उनको मना के, जैसे नहीं भाई हम भाग ले रहे, तुम भी चलो साथ में, हमारा साथ दो। तो ऐसे लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे थे आगे, ठीक है। लेकिन क्या है, ये जो लड़ाई थी किसके लिए थी, स्वराज की लड़ाई थी, इनकी आजादी की लड़ाई थी, ठीक है। आजादी के लिए लड़ रहे थे सारे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किस लिए चल रहा था, आजादी मिलने के लिए। बट क्या होता है, आजादी के साथ साथ ये जो किसान थे वो किस चीज के लिए, उनका मेन मुद्दा क्या था कि उनके जो लगान है उसको कम किया जाए, ठीक है। जो उनके लगान से लिया जाता है, लगान से जो लिया जाता है उसको कम किया जाए। तो किसान इसमें साथ देते हैं। लेकिन 1931 में इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, इसमें कोई लगान कम नहीं होता, माफ नहीं होता, और आंदोलन वापस ले लिया जाता है, ठीक है। और किसान जो है वो निराश हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1932 में ये जो आंदोलन है दोबारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करना चाहते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे किसान इसमें आने के लिए मना कर देते हैं कि नहीं भाई, हमने पहली बार हिस्सा लिया, आपके कहने पर बढ़ गया है, हमारे कोई कुछ इसका फायदा नहीं हुआ। तो क्या है, वो मना कर देते हैं। फिर क्या होता है, जो किसान है वो जो उनको जमीन मिलती थी, पट्टे पे जमीन मिलती थी, यानी कि क्या है, थोड़ी थोड़ी जमीन मिलती थी सबको, और रोटेशन चलता रहता था। मान लो आज किसी किसान को एक जमीन मिली है, उस पर पूरी एक फसल करेगा, अगली बार उसको जब फसल कटने के बाद वो जमीन उससे लेके दूसरी उसको जमीन दे दी जाएगी। ये सिस्टम चलता था पट्टे वाला, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने सबने विरोध किया। उसके बाद अमीर किसान जो थे और जो जमींदार थे वो क्या है, नाराज भी थे। उनको किससे, कांग्रेस के भारत विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाते थे। यानी क्या पॉइंट है कि अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी के भय के कारण भाई में कांग्रेस जो है क्या है, वो किसानों को समर्थन देने में हिचकिचाती थी। क्यों? क्योंकि उनको अमीर किसानों से भी वो था, गरीब किसानों को सपोर्ट उतना नहीं करेंगे, क्योंकि वो अमीर किसानों की तरफ ज्यादा वो थे, उनसे उनको फायदा था। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर जो किसान है उनकी वैल्यू डाउन हो गई। और किसान मतलब क्या है, उन लोगों ने अपना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को करना कम कर दिया और बंद ही कर दिया। धीरे धीरे क्या हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन लोगों ने वापस ले लिया और दोबारा शुरू नहीं किया। अब चलते हैं आगे। हमें पहले कभी क्या पढ़ा कि किसानों का क्या रुख था, किसान क्या किस तरीके से आंदोलन में भाग ले रहे थे। अब हम बात करते हैं भाई व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, जो बिजनेस करने वाले लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, उन लोगों की क्या स्थिति थी। क्या हुआ कि अपने अपने बिजनेस को फैलाने के लिए उन्होंने ना औपनिवेशिक जो नीतियां थी उनका विरोध किया। औपनिवेशिक नीतियां यानी कि औपनिवेश कौन, अंग्रेज, जो हमें गुलाम बना। औपनिवेश का मतलब क्या होता है, गुलामी, है ना। जो हमें गुलाम बनाते हैं वो क्या, औपनिवेशीकरण कहलाते हैं, गुलाम बनाना है किसी को भी। तो औपनिवेश कौन है, हम किसके औपनिवेश थे, यानी हम किसके गुलाम थे, अंग्रेजों के। तो औपनिवेश जो थे, औपनिवेशकों के यानी अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनके खिलाफ थे हमारे बिजनेस करने वाले व्यवसायी वर्ग जो था वो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनकी वजह से उनके खिलाफ जो भारत के लोग क्या है उनके खिलाफ जाते थे, तो इनको भी प्रॉब्लम्स होती थी, बिजनेस करने वाले लोगों को भी, है ना। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्या है, अगर कहीं आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें अगर मान लो हिंसा हो जाती है, तो इनकी भी तो दुकानें हैं, इनकी भी तो अलग अलग, इनका भी तो बिजनेस चल रहा है, फैक्ट्रीज हैं, तो उनको भी नुकसान पहुंचता था, ठीक है। लोग काम पे आने बंद कर देंगे, उस आंदोलन में भाग लेने चले जाएंगे। उसके अगर मान लो किसी ने आगजनी कर दी तो आग के कारण इनके कंपनी को, इनके फैक्ट्री दुकानों को नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारी समस्याएं इनके सामने थी। 1920 में एक पहला संगठन बनाया गया 1920 में, कौन सा, भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद दूसरा संगठन 1927 में बनाया गया भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। ये दो संगठन बनाए गए व्यवसायी वर्ग के लिए। अब जो संगठन बनाए गए इनके लिए, वो उसका क्या मेन मुद्दा था, उनका मुद्दा ये था कि बिजनेस वाले जो लोग हैं सबका डिसीजन, ये टीम जो है, जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो लेंगे, और उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग ही वो जो फैसला करेंगे उसके अकॉर्डिंग सबको मानना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, पुरुषोत्तम दास और जीडी बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर दास उनका पूरा नाम है, और जीडी बिरला, ये दोनों ऐसे बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उस टाइम के। ये लोग क्या करते हैं, ये जो आंदोलन है हम लोगों का, यानी कि जो गरीबों का, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सब चीजों में भी ये लोग भी भाग लेते हैं,
ठीक है, ये भी क्या है, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ थे, ठीक है। लेकिन अब बिजनेस वर्ग में, व्यवसाय वर्ग में क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन जब हुआ, गांधी जब भारत आते हैं तो आंदोलन, वो जो अंग्रेजों का अत्याचार था और ज्यादा बढ़ जाता है, तो इन लोगों को भी क्या होता है, इनकी जो उत्सुकता थी आजादी के लिए वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो बिजनेस वाले करने वाले लोग हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, अंग्रेज, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ। इनका यानी कि ये क्या है, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इनका जुड़ाव बढ़ रहा है। और धीरे धीरे इनका जुड़ाव कांग्रेस पार्टी से जब बढ़ रहा है तो इनका जुड़ाव, कांग्रेस पार्टी का जुड़ाव अमीर, वो मजदूर जो लोग हैं, गरीब लोग, किसान लोग हैं, उनसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी मजदूर किसान साइड होता जा रहा है और ये उनके पास आते जा रहे हैं व्यवसायी वर्ग, ठीक। इसलिए उसके बाद 1930 में क्या होता है, रेलवे आंदोलन होता है। इसके लिए कौन करता है, रेलवे कामगार, रेलवे कर्मचारी जो होते हैं वो 1930 में आंदोलन करते हैं। और 1932 में गोदी कामगार यानी कि जो एग्रीमेंट पे काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी हड़ताल शुरू करते हैं, ठीक है। 1930 में छोटा नागपुर में टिन खान जो होते हैं, टिन खान खदान जो होते हैं, उनके जो मजदूर होते हैं, उन लोगों ने गांधी टोपी पहनकर क्या किया था, रैलियां की और बहिष्कार किया था, ठीक है। तो ये सारी स्थिति थी किसकी, व्यवसायी वर्ग की। अब चलते आगे है हमारा टॉपिक सविनय अवज्ञा की सीमाएं। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ, तो हर किसी आंदोलन की, हर किसी चीज की कुछ ना कुछ सीमा जरूर होती है। तो वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या क्या सीमाएं थी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उनके कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उनके कानूनों का हम पालन नहीं करेंगे, किनके, अंग्रेजों के, ठीक है। अब क्या है, हम ये सारी चीजें किस लिए कर रहे हैं, आजादी पाने के लिए, ठीक। अब गांधी जी क्या बोलते हैं, अगर हमारे भारत में जैसे क्या है, आज के टाइम पे हम देखें अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म बटे हुए हैं, है ना। उस टाइम पे वो ऐसी जातियां, धर्म बटी हुई थी, लेकिन उस टाइम पे ज्यादा भेदभाव बहुत ज्यादा था, है ना। और किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एकता। अगर कोई आंदोलन आपको बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एकता चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी एकता नहीं थी, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के नाम पे लोग बटे हुए थे। कुछ लोग भाग ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे कि हमारे काम के लिए नहीं है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे, हम इस जाति के नहीं है, इसमें ये जाति वाले लोग इसमें भाग ले रहे हैं, इस धर्म वाले लोग भाग ले रहे हैं। तो क्या है, उस टाइम पे भी इतने सारे धर्म जाति के नाम पे हम बटे हुए थे। तो गांधी जी ने एक बात बोली थी कि अगर हम क्या है, इसी तरीके से बटे रहे, अलग अलग जाति के नाम पे हम लड़ते रहे आपस में, तो क्या होगा, 100 साल तक भी हमें आजादी नहीं मिल सकती। यानी हमें आजादी कोई दिला ही नहीं सकता अगर हम खुद आजादी नहीं लेना चाहेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एकता लानी पड़ेगी, ठीक। अब एकता लाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो दलित वर्ग था उसको उन्होंने, गांधी जी ने अलग नाम दिया हरिजन। हरिजन यानी हरि की संतान, है ना। तो हरि यानी भगवान की संतान, ऐसे करके उन्होंने नाम दिया दलितों को, गरीबों को, छोटी कास्ट वालों को। तो ये चीज होती है। उसके बाद क्या होगा, उनको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए गांधी जी खुद क्या करते हैं, अलग अलग काम, उन जो छोटे लोग काम करते हैं, मतलब बैकवर्ड क्लासेस जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं SC ST OBC, है ना। तो दलित वर्ग जो छोटा काम करता था उसको क्या करते हैं, गांधी जी खुद से करना शुरू करते हैं, ताकि लोगों की मानसिकता, उनकी मेंटालिटी चेंज हो, उनके अंदर उनकी थिंकिंग चेंज हो, ठीक है। उसके बाद अलग अलग लोगों से, जो ऊंची जाति वाले जो लोग अपने आप को ऊंची जाति के मानते थे, उन लोगों से बातें करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है, ये भी हमारी तरह है, ये भी आपकी ही तरह है, इंसान ही है, सबको क्या है, मिलजुल कर रहना है, इनको भी आप उसी सम्मान के साथ अपने साथ मिला के चलिएगा आगे, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, अब दलित को जो उस टाइम पे अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ये सारी चीजें उस टाइम पे भी चल रही थी। तो इन सब चीजों के लिए उन्होंने किया, फिर शिक्षा संस्थान जो है, स्कूल वगैरह हो गए, वहां पर भी आवाज उठानी शुरू की कि वहां पर भी क्या है, इनको अधिकार मिलना चाहिए पढ़ने का, निर्वाचन क्षेत्र यानी वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अम्बेडकर जी दलित वर्ग एसोसिएशन 1930 में बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, मतलब दलित लोग हैं उनको शामिल करते हैं इसमें। और उसके बाद क्या होता है, 1932 में गांधी जी क्या करते हैं, अम्बेडकर को मना लेते हैं एक पूना पैक्ट के लिए। पूना पैक्ट यानी पूना एक जगह है जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। पैक्ट मतलब संधि, पूना संधि होती है कहाँ, 1932 में। तो उसमें क्या होता है कि दलित वर्ग के लिए आरक्षण की बात की जाती है निर्वाचन क्षेत्र में, यानी चुनाव लड़ने के लिए आरक्षण की बात की जाती है, ठीक है। जिसको आप 11वीं क्लास में और अच्छे से डीपली पढ़ोगे कि पूना पैक्ट क्या था, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सारी चीजें होती हैं। और फिर ये जो आंदोलन है, आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ठीक है। लेकिन क्या है, फिर भी आंदोलन धीरे धीरे चला, आगे बढ़ा, और फिर भी क्या है, आंदोलन लास्ट में जाके, तो आपको पता ही है कि क्या होता है, आंदोलन बंद करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। और इसमें क्या था ना कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो थे, उसमें मुस्लिम राजनीतिक संगठन जो अलग अलग थे, वो क्या थे, भाग लेना नहीं चाहते थे, वो इतना उत्साह उनके अंदर नहीं था कि इसमें भी भाग लेना है, ठीक है। तो ये थी सविनय अवज्ञा की सीमाएं। अब चलते हैं आगे। मैंने आपको बताया कि हमें क्या है,
अगर देश को आज़ाद करवाना है, आज़ादी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, एकता लानी पड़ेगी लोगों के बीच में। तो अब उसके लिए क्या होता है, अगला हमारा टॉपिक है सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी कि लोगों के बीच में अपनापन हो, सब एक दूसरे को अपना माने, ये भाव सबके अंदर पैदा होना चाहिए, इस भाव सबके अंदर आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, राष्ट्र के प्रति प्रेम के लिए राष्ट्रवाद की भावना जगाने की कोशिश की जाती है, अलग अलग तरीके से जगाने की कोशिश की जाती है। जैसे चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग कंट्रीज में क्या था, लोगों को कविताएं सुनाकर, कहानियां सुनाकर अलग अलग उस देश के लिए देशभक्ति की भावना उनके अंदर जगाना चाह रहे थे। वैसे ही भारत में क्या होता है, अलग अलग स्टेट में वहाँ के अपने अपने कवि, चित्रकार, ये लोग क्या करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और अपने उस जगह से, उस स्टेट से रिलेटेड उनको कहानियां बताते हैं, ताकि क्या हो, लोग उनसे इंस्पायर हों और क्या करें, आंदोलन में हिस्सा लें, भारत को आजाद कराने के लिए सब इकट्ठे हों, है ना, ताकि अंग्रेजों तक पहुंचे बात कि हाँ पूरा भारत एक है और पूरे भारत को आजादी चाहिए। क्यों, पहले हम क्या बटे बटे थे, अब क्या है, इकट्ठे होने हैं, हमें इकट्ठे होने के बाद ही हम क्या है, आजादी मिलेगी, अंग्रेज झुकेंगे और हमें आजाद करेंगे। इसके लिए क्या है, अलग अलग कहानियां, गीत, गाने वगैरह, ये सारी चीजें सुनाई जाती हैं। उसके बाद एक भारत माता की जो छवि, एक पिक्चर है, वो निकाली जाती है, बनाई जाती है। वो सबसे पहले कौन दिखाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, चट्टोपाध्याय जिनको हम बोलते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो तस्वीर जो है भारत माता की, वो लोगों के सामने रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको लोगों ने क्या माना, राष्ट्रवाद की एक आस्था का प्रतीक मानी। जैसे क्या है, हम अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं, उनके मूर्तियों की, उनके फोटो की, वैसे क्या है, वो राष्ट्रवाद की फोटो एक तरीके से बन गई, एक प्रतीक बन गई भारत की, कि हाँ ये भारत माता है, हमें इनके लिए क्या है, लड़ना है, आजादी चाहिए हमें, किससे, अंग्रेजों से आजादी के लिए हमें क्या है, इकट्ठे होना है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, वंदे मातरम गीत जो 1870 में लिखा गया था, ठीक है, उनको क्या किया गया, वो गाने जो है, वो गीत हैं जो अलग अलग लोगों तक पहुंचाए गए, सुनाए गए। उसके बाद क्या है, इन सब चीजों की स्टोरीज वगैरह, कहानियां, जैसे मैंने बताया आपको कि सब कुछ, ये सारी चीजें चल रही हैं, सबको समझाया जाता है। उसके बाद क्या है, अलग अलग जो लोग हैं क्या करेंगे, फिर हमारे सबसे पहले बंगाल में एक झंडा बनाया जाता है हमारे भारत के लिए, ठीक है, जिसमें क्या है, बंगाल में झंडा बनाया, जिससे क्या है, प्रतीक, एक फ्लैग, एक तरीके से कि हाँ भाई हमारे भारत में भी क्या है, हमारा एक खुद का झंडा होगा, एक फ्लैग होगा, जिसके जरिए हम क्या है, हम मतलब एक चिन्ह, निशानी कह सकते हैं कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, इसको आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद होता है, उसके बाद गांधी जी भी अपना तिरंगा बना के पहले से ही रखते हैं, जिसमें उनके बीच में उनका चरखा होता है ना। उसके बाद क्या होगा, चरखा बना, उसके बाद वो झंडा, सबसे पहले उनका भी झंडा आता है 1921 में, कब, 1921 में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वो गांधी जी का झंडा है। ठीक है, गांधी जी ने मतलब सबसे पहले क्या किया था, उसका नाम क्या दे देते हैं हम, स्वराज झंडा। ठीक है, तो ये होता है। अब उसके बाद क्या है, अब ये सारे क्या है, अब सब लोगों के अंदर क्या है, एकता की भावना आ गई, लोग सब एक हो गए, पूरा भारत एक हो गया, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगा दी। जैसे आपको अगर कोई बॉर्डर मूवी दिखा दे, है ना, तो आ जाएगा ना, जोश आ जाएगा कि नहीं हमें भी देश के लिए कुछ करना है। वैसे क्या होता है, यहाँ पर लोगों के अंदर कहानियां सुना सुना के, गाने सुना सुना के, देशभक्ति के पोएम, कविताएं सुना के राष्ट्रभक्ति की भावना जगाते हैं। और फिर क्या होता है, अब लोग क्या करते हैं, आंदोलन करना शुरू करते हैं। दूसरा आंदोलन कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है, दिसंबर में शुरू होता है 1942, 1942 सॉरी अगस्त में। ठीक है, अगस्त 1942, 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में क्या है, गांधी जी नारा देते हैं, करो या मरो का। गांधी जी बोलते हैं या तो आप आजादी के लिए लड़ रहे हो, है ना, उनसे डिमांड करो, मांग करो, नहीं तो आपको ऐसे ही मरना है, नहीं तो इससे अच्छा ये क्या होगा, आप अगर आवाज उठाओगे तो तब आवाज उठाने के बाद मरोगे, तो कुछ जो आपके पीछे के लोग हैं उनको तो आजादी कम से कम मिल जाएगी। तो ये चीज थी कि करो या मरो। और 1942 में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। और उसके बाद अंग्रेज भी हैं, वो झुक जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको आजाद कर देंगे और भारत को हम छोड़ के चले जाएंगे, आप क्या करो, अपना नेता चुन लो जो आपके देश पे शासन कर सके हमारे बाद, और क्या है, और जो हमारे देश को, आपके देश का संविधान एक बनाओ जिससे आपका देश आगे बढ़ सके। तो ये था भारत में राष्ट्रवाद पूरा चैप्टर। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी कुछ डाउट रहे हों आपके, या पिछली कुछ वीडियोस में रहे हों, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। उसके बाद
पिछली वीडियोस को भी जरूर देखें और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा नया चैनल है, ये मैं बार बार आपको पिछली वीडियो से बोल ही रहा हूँ कि नया चैनल है, सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अपने अंदर भी हम इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। अगर हमें कुछ ज़रूरत लगेगी, आप भी हमें सजेस्ट करें, अगर किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम उस पर ज़रूर फोकस करेंगे और आपको अच्छी वीडियोज़ आप तक जरूर पहुँचाएंगे। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो इस पूरे चैप्टर का नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरे नोट्स पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।